आज की वीडियो का विषय है अल्सरेटिव कोलाइटिस। बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके इस विषय के बारे में वीडियो बनाने के लिए कहा था। अब देखिए, जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है ये क्रॉनिक और गंभीर बीमारी है जिसमें सिर्फ कोई घरेलू नुस्खा या कोई दवा काफ़ी नहीं है, तो प्रॉपर प्लान करना ज़रूरी है जिसमें आहार, विहार, आचार और औषधि, इन चारों की ज़रूरत है। यानी फूड, लाइफस्टाइल, परहेज और उसके साथ आयुर्वेदिक चिकित्सा, आयुर्वेदिक दवा या पंचकर्म, ये सभी ज़रूरी है ताकि आप अपनी तकलीफ से पूरी तरह से बाहर आ सके। तो थोड़ा सा समय निकाल के ये वीडियो पूरा देखिए, इसमें कोई भी शॉर्टकट नहीं है। चलिए बिना किसी देरी के ये वीडियो शुरू करते हैं। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। सबसे पहले ये देखते हैं कि अल्सरेटिव कोलाइटिस यानी क्या। तो कोलोन अर्थात बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन, कोलाइटिस यानी बड़ी आंतों में सूजन आना यानी इन्फ्लेमेटरी चेंजेस होना, अल्सर यानी वहाँ पे घाव या जख्म बनना। तो इसका अर्थ क्या हुआ, अल्सरेटिव कोलाइटिस में बड़ी आंतों में यानी लार्ज इंटेस्टाइन में घाव बन जाना। जब शुरुआत के छोटे छोटे लक्षण रहते हैं तब उसको अगर कोई अनदेखा कर दे, उस समय पे उचित खान पान, परहेज या चिकित्सा ना ले, तब भी ये बीमारी बढ़ती जाती है। क्या आयुर्वेद में अल्सरेटिव कोलाइटिस इस नाम से हमें वर्णन मिलता है? तो नहीं, इस नाम से हमें कहीं वर्णन नहीं मिलता। लेकिन आयुर्वेद में रक्तपित्त, रक्तातिसार, पित्तज ग्रहणी, ज्वरातिसार, इन नामों से इसका वर्णन है। चलिए देखते हैं कि अल्सरेटिव कोलाइटिस के लक्षण कौन कौन से हैं। शुरुआत में लक्षण कम दिखेंगे, धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। तो शुरुआत में भूख ना लगना, खाना ठीक से ना पचना, अजीर्ण, अपच और फिर पेट में बहुत ज़्यादा फूलापन, गैस लगना, हल्का पेट दर्द होना, फिर धीरे धीरे जो मल है उसमें चिकनापन, म्यूकस आना, मल की फ्रीक्वेंसी बढ़ना, साथ ही में पेट का जो दर्द है या फिर जो ऐंठन, क्रैम्प्स, मरोड़ जैसे लगना, म्यूकस का बढ़ना, मल की फ्रीक्वेंसी बढ़ना और फिर म्यूकस के साथ साथ ब्लड का आना, वजन कम होना या फिर खून की कमी, शरीर में बहुत ज़्यादा थकान, कमजोरी। तो ये सारे लक्षण धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। आयुर्वेद के ग्रंथों में भी इसी तरह के लक्षण वर्णन किए हुए हैं, जैसे कि रक्तपित्त में शरीर से किसी भी मार्ग के द्वारा खून बाहर निकलना, रक्तातिसार यानी क्या, तो अतिसार यानी लूज मोशन, बार बार मल का वेग होना, और रक्तातिसार यानी लूज मोशन में खून का निकलना। फिर जो ग्रहणी है उसमें भी मल की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है, पेट में मरोड़ या ऐंठन रहती है। इसके अलावा जो ज्वरातिसार है, ज्वर यानी बुखार और उसके साथ लूज मोशन का होना। तो ये इस तरह से जो अल्सरेटिव कोलाइटिस के लक्षण है वो इन अलग अलग बीमारियों में आयुर्वेद में भी दिए हुए हैं। मॉडर्न साइंस के अनुसार इस बीमारी का कोई भी निश्चित कारण नहीं है, यानी अननोन कॉज है। इसे ऑटो इम्यून डिसीज कहा गया है। ऑटो इम्यून यानी आपकी ही इम्यून सिस्टम, आपके ही जो लार्ज इंटेस्टाइन की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है यानी गट लाइनिंग है, उसी पे अटैक कर रही है और फिर इन्फ्लेमेशन, रेडनेस, अल्सरेशन बना रही है। दूसरा जो कॉज है वो है स्ट्रेस या एंग्जाइटी। देखिए, जब भी स्ट्रेस और एंग्जाइटी होती है तो इस तरह की बीमारी भी उत्पन्न होती है, और दूसरा जो एग्जिस्टिंग इलनेस है वो भी बढ़ती है। तीसरा है जेनेटिक फैक्टर, यानी एक ही परिवार के कुछ लोग इससे सफर हो सकते हैं। चलिए देखते हैं कि आयुर्वेद के अनुसार इस बीमारी का क्या कारण है। तो इसके लिए इस बीमारी की जो पूरी चेन है इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अगर कोई पहला खाया हुआ खाना पचने के पहले भूख ना लगने पर भी खाना खाता है, या बार बार मंचिंग करने की, कुछ ना कुछ खाने की आदत है, खाना खाते समय बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में खाना खाते हैं, तो इन सभी कारणों से शरीर में अजीर्ण होगा, यानी वो खाना ठीक से नहीं पचेगा। तो इसलिए उसका जो पहला आहार रस है वो अपक्व तैयार होगा। तो इसमें जो टॉक्सिन शरीर में बनेंगे उसको कहा जाता है आमदोष। इसको एक विष के समान आयुर्वेद में बताया हुआ है। और जब ये प्रोसेस बहुत लंबी चलती है तो ये आमदोष शरीर में जमने लगता है, आंतों में जमने लगेगा और फिर इससे आंतों में सूजन होगी। इसे हम कहेंगे इन्फ्लेमेशन होना, या आंतों में एक तरह यानी कोलाइटिस जो है वो कहेंगे। अब अगर कोई शरीर की स्थिति को अनदेखा करके उल्टा पित्तवर्धक चीजें यानी गर्म तासीर की चीजें लेना शुरू करे, जैसे मसालेदार, स्पाइसी या फ्राइड चीजें लेना हो, नॉनवेज, चाय कॉफी का ज्यादा सेवन, सॉफ्ट ड्रिंक्स, या फिर विरुद्ध आहार यानी इनकॉम्पेटिबल फूड, या फिर बहुत ज्यादा फास्टिंग करना, रात को देर से सोना, सुबह लेट उठना, एंटीबायोटिक्स, पेन किलर्स, इनका बहुत ज़्यादा सेवन करना। तो इस तरह से अगर आप लेते हैं तो क्या होगा कि शरीर में ये पित्त दोष बहुत ज़्यादा प्रकोपित होगा और ये फिर आंतों में
घाव या फिर जख्म उत्पन्न करेगा। पित्त दोष के बढ़ने से रक्त धातु भी दूषित होगा और ये जो घाव या जख्म बन गई है इससे फिर खून आना शुरू होगा और आपको मल में भी ये खून दिखाई देगा। तो देखिए इन शॉर्ट ये जो पूरी प्रोसेस बनी है इसमें अजीर्ण और पित्त दोष का बढ़ना और फिर उसके कारण रक्त धातु दूषित होना, तो ये इस तरह से पूरी चेन बनी है। अब अगर आप इसको सोचे बिना सिर्फ कोई एलोपैथिक मेडिसिन या स्टेरॉइड्स ले रहे हैं तो आपके लक्षणों में तो आपको राहत आ जाएगी, आपको थोड़ा सा ठीक भी लगेगा, लेकिन आपकी बीमारी पूरी तरह से ठीक नहीं होगी। चलिए अब हम अल्सरेटिव कोलाइटिस में कौन सी बहुत ही बढ़िया ऐसी होम रेमेडीज आप ले सकते हैं तो वो देखते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है लाजमंड या लाजामंड। इसका वर्णन चरक संहिता के सूत्र स्थान के अन्नपान विधि अध्याय में दिया हुआ है। तो इसमें कहा गया है अतिसार शमनो, यानी इसके सेवन से आपके जो लूज मोशंस है वो कम होंगे। अग्निजननो ऐसे शब्द आया हुआ है, यानी जो आपका जठराग्नि है वो बढ़ाने के लिए मदद मिलेगी। शरीर में जो जलन है वो कम होगी और आपको अगर बहुत ज़्यादा गिडीनेस या बहुत थकान, चक्कर आना इस तरह के लक्षण है वो कम होंगे और ये आपको इंस्टेंट एनर्जी देने के लिए मदद करेगी। इसके लिए हमें चाहिए लाजा, यानी जो चावल के खील, यानी जो धान की लाही है। अब देखिए ये पॉप प्राइस है, ये मुरमुरा नहीं है, ये आपको बहुत ही आसानी से ग्रोसरी शॉप में मिल जाता है। जैसे मैंने ये पैकेट लाया है तो ये 100 ग्राम का पैकेट है, ये मुझे 40 रुपए का मिला है। तो इस तरह ये बहुत सस्ता है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं कि इसको कैसे बनाना है। तो लगभग 40 ग्राम ये जो चावल के खील है ये आपने लेना है। इससे 14 गुना पानी आपने डालना है, यानी 40 ग्राम अगर ये लाही है तो इसमें 560 ml पानी आपने डालना है। इसको लगभग 10 से 15 मिनट के लिए आपने रख देना है ताकि ये जो लाही या ये है ये सॉफ्ट हो जाए और फिर इसके बाद इसे उबालने के लिए रखना है। अब इसमें थोड़ा सा सौंठ का पाउडर, सेंधा नमक आपने डालना है। सौंठ से क्या होगा, तो सौंठ को आयुर्वेद में अग्नि दीपन आम पचन करने वाली कहा हुआ है, यानी आपके जठराग्नि को, आपके भूख को ये बढ़ाएगी और जो पहले का खाना अपचित है उसको पचाने के लिए मदद करेगी। जब ये चावल के खील अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए तो ये जो ऊपर का पानी है ये आपने निकाल के लेना है, इसका सेवन आपने करना है। एज अ सूप आप इसे ले सकते हैं। तो ये आपकी एनर्जी बढ़ाने के लिए, आपके सिम्टम्स को कम करने के लिए बहुत अच्छी होम रेमेडी है। दूसरी जो होम रेमेडी है वो है मुदगयूश, यानी मूंग का पानी। तो इसके लिए जो हरे मूंग यानी साबुत मूंग है इसको रात को आपने पानी में भिगो के रखना है, सुबह इसे पानी में उबालना है जब तक कि ये मूंग अच्छी तरह से सॉफ्ट ना हो जाए, पक ना जाए। और फिर इसमें थोड़ा सा सौंठ का पाउडर, जीरा पाउडर और सेंधा नमक आपने डालना है। अब ये ऊपर का जो पानी है इसको निकाल के लगभग आधा से 1 कटोरी आपने पीना है। तो ये भी एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए, लूज मोशन कम करने के लिए, शरीर की थकान ये कम करने के लिए आपको मदद करेगा। फिर जब आपकी भूख अच्छी तरह से लग जाए तो उसके बाद आप आपका नॉर्मल जो खाना है वो खा सकते हैं। अनार का सेवन भी अल्सरेटिव कोलाइटिस में बहुत फायदेमंद है। तो मीठा अनार, हल्का सा खट्टा अनार भी आप खा सकते हैं, ये बहुत अच्छा फल है। अब देखिए अनार का जो गुण है ये ग्राही है, यानी रोकने वाला है। तो लूज मोशंस को रोकने के लिए, जो खून जा रहा है उसको रोकने के लिए ये मदद करेगा, खून को बढ़ाएगा भी। तो आंतों के लिए, लीवर, हार्ट के लिए, सबके लिए फायदेमंद है। सेवन कैसे करें, तो ऐसे अनार दाना जो है ऐसे खा सकते हैं। अगर आपको बीज नहीं पचते तो रस चूस के बीजों को आप निकाल सकते हैं, या तो फिर इसका रस निचोड़ के 50 से 100 ml की क्वांटिटी में आप इसे ले सकते हैं। आयुर्वेद में दाड़ीमावलेह इस नाम से एक तैयार औषधि भी मिल जाती है। तो उसको 2-2 चम्मच 2 बार, या तो दाड़ीमाष्टक चूर्ण को आधा चम्मच दिन में 2 बार खाना खाने के पहले आप ले। इससे आपकी भूख भी बढ़ेगी, एनर्जी लेवल बढ़ेगी और जो तकलीफ है वो भी कम हो जाएगी। बेल का फल भी अल्सरेटिव कोलाइटिस में बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। ये एंटी इन्फ्लामेटरी है, तो सूजन कम करने के लिए, खून कम करने के लिए, जो लूज मोशन है उसको रोकने के लिए वो मदद करेगा। तो बेल का शरबत आप ले, या फिर बेल के फल का चूर्ण ले सकते हैं, या तो बिलवादी चूर्ण नाम से ये रेडी भी मिल जाएगा। आधा चम्मच दिन में 2 बार खाना खाने के आधा या 1 घंटा पहले आप इसे पानी के साथ या तो छाछ के साथ ले सकते हैं। अब देखते हैं कि अल्सरेटिव कोलाइटिस में डाइट आपने कौन सा लेना है। तो इसमें सबसे पहला है चावल। तो चावल आप ज़रूर खा सकते हैं, सिर्फ इसे अपने कुकर में नहीं पकाना है। तो खुले बर्तन में इसको पका के ऊपर का मांड निकाल के फिर खाए, इससे चावल पचने में हल्का होगा। और जो ये चावल का मांड यानी जो पेज है उसका सेवन भी आप ज़रूर कर सकते हैं।
आयुर्वेद में चरक ऋषि ने जो लाल रंग के चावल है जिसे रक्तशाली कहा जाता है, इसे रक्तातिसार में यानी जिसमें लूज मोशन है और खून भी जा रहा है, तो इस तरह की समस्या में ये रक्तशाली बहुत ज्यादा फायदेमंद बताए हुए है। बकरी का दूध पित्तातिसार और रक्तातिसार इन दोनों में लाभदायक है। अब देखिए आज के समय में बकरी का दूध मिलना मुश्किल है, लेकिन अगर आपको मिल जाए तो इस दूध को गर्म करके फिर उसे ठंडा करके उसमें थोड़ा सा शहद और थोड़ी सी मिश्री मिला के आप चावल के साथ जरूर खाएं। ये चरक ऋषि के अनुसार इस तरह के लक्षणों में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। चलिए अब देखते हैं कि कौन सी दाल अपने खान पान में रखनी है। तो आयुर्वेद में तो जो मूंग की दाल है वो सबसे पथ्यकर बताई हुई है। अगर आप छिलके वाली मूंग की दाल नहीं पचा सकते तो इस तरह से जो धुली दाल है इसका सेवन आप करें। जैसे जैसे आपका पाचन अच्छा बनता जाएगा फिर आप जो छिलके वाली दाल है वो भी खा सकते हैं। तो शुरुआत में ऐसी पीली दाल आपने लेनी है। उसके अलावा जो मसूर की दाल है ये भी पथ्यकर है, तो इसका सेवन भी आप ज़रूर करें। यहाँ तक कि तुअर की दाल यानी अरहर की दाल का भी आप समावेश आपके खान पान में करें। सिर्फ आपने जो उड़द की दाल है और कुल्थी की दाल इन दोनों को अवॉइड करना है। अब देखिए जो उड़द की दाल है ये पचने में भी भारी है और इसकी तासीर गर्म है, तो ये हमेशा आपने अल्सरेटिव कोलाइटिस में अवॉइड करनी है। यहाँ तक कि जो कुल्थी की दाल है इसकी तासीर भी गर्म है, तो इसको भी आपने कभी भी नहीं खाना है। तो इस तरह थोड़ी सी सावधानी आप जरूर लें। खाने में आप जो छाछ है इसका समावेश भी जरूर करें। ये जो बटर मिल्क है ये आपका डाइजेशन इंप्रूव करने के लिए, भूख खोलने के लिए आपको बहुत अच्छे से मदद करेगा। सिर्फ इसे अपने गाय के दूध से बनाएं। अगर आपको बकरी का दूध मिल जाता है तो उसका छाछ भी आप बना सकते हैं और इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर या थोड़ा घी में जीरा डाल के उसका छोका भी आप इसको दे सकते हैं। अब देखिए हमने मसाले अवॉइड करने हैं, लेकिन जैसे जीरा है तो ये पाचन क्रिया को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है, अजीर्ण को कम करने के लिए, भूख खुलने के लिए ये मदद करेगा। और इसकी यानी तासीर गर्म है लेकिन ये बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं करेगा, तो जीरा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। जो धनिया है इसकी तासीर तो गर्म है पर ये पित्त का शमन करता है, कूलिंग है, ये इसकी विशेषता है। तो शरीर में जो जलन हो रही है, डिहाइड्रेशन है, उसको भी ये कम करेगा। आपने छाछ तो पीना है लेकिन दही का सेवन अवॉइड करना है। अब देखिए जनरली अल्सरेटिव कोलाइटिस में दही खाने का इसकी सलाह दी जाती है, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार दही की तासीर गर्म है। तो जिन लोगों को भी पित्त से संबंधित कोई तकलीफ है या रक्त की कोई दुष्टि है तो इसमें दही का सेवन वर्जित बताया हुआ है। नॉर्मल लोगों के लिए भी गर्मी के समय में यानी ग्रीष्म ऋतु और शरद ऋतु में इसे खाना वर्जित बताया हुआ है, तो आपने कभी भी दही का सेवन नहीं करना है। आप आपके खाने में जो गाय का घी है उसका सेवन जरूर करें। जो घी है ये वात और पित्त इन दोनों दोषों को कम करता है। आंतों को ये स्निग्धता देगा, घाव भरने के लिए मदद करेगा। ये पित्त को तो कम करेगा लेकिन जठराग्नि को बढ़ाएगा, ये इसकी विशेषता है। तो आपके लंच और डिनर में एक एक चम्मच घी आप जरूर ले, दाल पे या चावल पे डाल के आप इसे खा सकते हैं। पनीर, चीज या प्रोसेस मिल्क प्रोडक्ट्स आपने जरूर अवॉइड करने चाहिए। चलिए अब देखते हैं कि सब्जियां आपने कौन सी लेनी है। तो जो हरी सब्जियां जैसे लौकी, परवल, कद्दू, घिया, तोरी, इस तरह की सभी सब्जियां आप खान पान में रख सकते हैं। जो भी आपको पचे, जो आपके बॉडी को सुटेबल है उस तरह से आप उनको ले सकते हैं। अब जो पत्ते वाली सब्जियां है यानी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है इसको अवॉइड करना है। कच्चा खाना, सैलड, स्प्राउट्स, इस तरह की सभी चीज़ें जो हाई फाइबर्स के लिए ली जाती है वो अवॉइड करना है। अब जो ये पत्ते वाली सब्जियां या कच्चा खान पान है ये शरीर में वायु को बढ़ाएगा, तो छोले, चना, राजमा ये सभी चीज़ें अपने प्रिफरेबली अवॉइड करनी है ताकि आपकी बॉडी का जो हीलिंग है वो अच्छे से हो सके, शरीर में ये वात ना बढ़े। तो थोड़ी सी सावधानी जरूर ले। अब देखते हैं कि मसालों में अपने कौन से मसाले अवॉइड करने हैं। तो देखिए दालचीनी, काली मिर्च, अदरक, लहसुन, तो ये बहुत ज़्यादा गर्म है, तीक्ष्ण उष्ण है, तो इसको आपने अवॉइड करना है। लेकिन आप जैसे हमने पहले कहा कि जीरा आप खा सकते हैं, धनिया का प्रयोग तो आप ज़रूर करें, इसको अच्छी क्वांटिटी में आप ले सकते हैं। जो ड्राई फ्रूट्स है उसको भी अवॉइड करें क्योंकि ड्राई फ्रूट्स पचने में भारी है, तो अभी आपकी पाचन क्रिया उतनी स्ट्रांग नहीं है, तो इसको अवॉइड करें। और जो बादाम, अखरोट, पिस्ता है इनकी तासीर भी गर्म है, तो जो पित्त की दुष्टि हुई है तो इसको ये बढ़ा सकती है, तो ये भी आप ध्यान में रखें। रोटी भी जो गेहूं की रोटी है तो इसको अवॉइड करें क्योंकि गेहूं पचने में भारी है, तो इसको अवॉइड करना ही ज़्यादा बेटर है। मिलेट्स में आप जो रागी है अगर आपको सूट करती है तो रागी की रोटी ले, इसमें एक नरिशमेंट भी है और ये उतनी ज़्यादा रूखी भी नहीं है। तो रागी का चीला या मूंग का चीला, मूंग की खिचड़ी, इस तरह से आप ले।
जवार की रोटी अगर आपको सूट करती है तो उसके ऊपर घी डाल के लेना है, क्योंकि सभी मिलेट्स में देखिए रुखापन है, ये पचने में तो हल्के हैं लेकिन ड्राई नेचर इनका है, तो घी की स्निग्धता उसके रूखेपन को कम करेगी। हमेशा सेंधा नमक का प्रयोग करें। अब देखिए जो सादा नमक या आयोडाइज सॉल्ट है इसको सामुद्र लवण कहते हैं, तो इसकी तासीर भी गर्म है, ये शरीर में गर्मी करेगा। और ये जो सेंधा नमक है ये आपको बिल्कुल भी गर्म नहीं करेगा, और ये जो है ये पथ्यकर बताया हुआ है, तो नॉर्मली भी सभी के लिए ये पथ्यकर है, पर कम से कम जब तक आपकी तकलीफ है तब तक तो भी आप सिर्फ सेंधा नमक का ही सेवन करें। अल्सरेटिव कोलाइटिस की चिकित्सा में आयुर्वेद में बहुत सारी अलग अलग मेडिसिन या पंचकर्म भी किया जाता है, लेकिन इसके लिए सबसे सही ये रहेगा कि आपकी प्रकृति, आपकी बीमारी की अवस्था, आपके लक्षणों को देखते हुए आपके लिए सही चिकित्सा क्या है, इसको जानने के लिए आप आपके नज़दीकी आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह जरूर लें। अब देखिए कॉमनली जो दवाइयाँ यूज़ की जाती है तो इसमें जैसे कुटच या घनावटी। कुटच क्या है, तो ये ग्राही है, रोकने वाला, स्तंभन करने वाला है, लूज मोशंस को रोकने के लिए, खून जो जा रहा है उसको रोकने के लिए वो मदद करेगा। इसके अलावा मुस्ता, नागकेशर, लोध्र, इनका कॉम्बिनेशन भी मदद करेगा। जो मुस्ता है वो अग्नि को बढ़ाने के लिए, आम का पचन करने के लिए, और ये ग्राही है यानी रोकने वाला भी है। नागकेशर और लोध्र इनको रक्त स्तंभन करने वाले कहा गया है, यानी ये खून को रोकने के लिए मदद करेंगे। तो इस तरह से इन तीनों का कॉम्बिनेशन भी दिया जाता है। उसके अलावा मुलेठी और जो शतावरी है इनका घी यानी जैसे यष्टिमधु घृत और शतावरी घृत का भी इस्तेमाल किया जाता है। ये दोनों ही वात पित्त का शमन करते हैं, घाव को हील करने के लिए मदद करेंगे, एंटी इन्फ्लामेटरी है, तो इसका भी चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा ब्राह्मी घृत का नस्य दिया जाता है, तो ब्राह्मी का घृत हल्का सा गुनगुना करके 2-2 बूंद उस घी को नाक में डालना है, उससे आपका तनाव कम करने के लिए और नींद अच्छे आने के लिए मदद मिलती है। अब देखिए अल्सरेटिव कोलाइटिस में स्ट्रेस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है, तो इसको कम करना बहुत ज़रूरी है। एक और बहुत ही इफेक्टिव औषधि है उदुम्बर, तो उदुम्बर क्वाथ की बस्ती दी जाती है, इससे जो घाव है उसको साफ करने के लिए और हील करने के लिए मदद मिलती है। यहाँ तक कि जात्यादि तेल की भी मात्रा बस्ती दी जाती है, तो वो पंचकर्म चिकित्सा है, वो आप घर पे नहीं कर सकते, वो चिकित्सक के निगरानी में आप कर सकते हैं। होम रेमेडीज, डाइट और मेडिसिन के साथ ही लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत ज़रूरी है, तो इसमें नियमित तौर पे प्राणायाम, योगासन, ध्यान आप ज़रूर करें। इसमें होलिस्टिक अप्रोच बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि मन और शरीर इन दोनों का हीलिंग हो सके, ताकि आप अपनी इस बीमारी से पूरी तरह से बाहर आ सके। उम्मीद है आज की वीडियो में जो हमने अल्सरेटिव कोलाइटिस इस बीमारी के बारे में पूरी जानकारी आपको दी वो आपको मदद ज़रूर करेगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको भी ये आयुर्वेद का ज्ञान पता चले। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।